हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 95 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एनटीपीसी में जिस तरह के मैथ पूछ रहे हैं थोड़ी सी पैटर्न बदल गई है पहले से। तो मैथ के यहाँ पे सवाल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं एनटीपीसी का, जरूर देख लीजिएगा, और अगर दे चुके हैं तो भी देख लीजिएगा आगे के एग्जामों के लिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है एपिसोड में। पहला प्रश्न है, यदि एक इमारत के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? पहला प्रश्न, ये आपका सवाल त्रिकोणमिति के जो हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न होता है उसमें पूछा गया है, उससे है चैप्टर से। यदि एक इमारत के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है? तो देखिए, यदि एक इमारत, कोई इमारत है और 25 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, तो आधार से 25 मीटर, तो आधार किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। आधार किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहा है? यदि एक इमारत के आधार से 25 मीटर, तो आधार यही ना है, इससे 25 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, तो इमारत की ऊंचाई क्या है ये निकालना है आपको। यही एक ट्रिगो वाले वीडियो में एक बहुत बड़ा बात बताए थे, इसको ध्यान दीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इस पर साइन का हक है, इस पर कॉस का हक है, और इस पर टैन का हक है। तो हमको जब लंब यानी कि ये लंब है और आधार यानी ये, इससे रिलेशन है, तो टैन का काम होगा। तो टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। और लंब क्या है नहीं पता, h है, और आधार क्या है? तो 25 है। और पिछले एक वीडियो में देखे होंगे 0 to 90 तक वैल्यू जो लिखाए थे, याद करवाए थे, तो इसमें टैन 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/√3 होगा, h बाई 25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो h में √3 से h √3 और 25 एकम 25 हो गया, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25/√3 मीटर। यही जो होगा इस इमारत की ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सिर्फ कंसेप्ट क्या, आधार से 25 मीटर लिख दिए। निकालना क्या था? ऊंचाई। ऊंचाई पता चला, लंब बटे आधार हमारा टैन होता है, और दिया है 30 डिग्री, टैन 30 बराबर रख दिए लंब बटे आधार, और यहां से हम लोगों को हाइट आ गया। तो यह प्रश्न पूछा गया था आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिए, 12, 15 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। 12, 15 और 18 से भाग लग जाना चाहिए उस नंबर में, वो आपको पता करना है। और वो कैसी संख्या होगी? तो पूर्ण संख्या, यानी कि उसका रूट निकलना चाहिए। तो देखिए, पहले सबसे पहले छोटी संख्या बोला है, से क्लू क्या मिला? हमारा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल। लोवेस्ट मतलब छोटी संख्या। इसको तोड़िएगा तो 6 बार में 15, यहाँ 9 हो जाएगा, 2 से ही टूटेगा, लेकिन ये सब नहीं टूटेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180। अब देखिए, पूर्ण संख्या बोला है निकालने के लिए जिसका रूट निकल जाए। एक बार में तो इतना हुआ, अभी भी आंसर नहीं है। 2 बार में इतना हुआ, नहीं है आंसर। 3 बार में, क्योंकि सबका रूट नहीं निकलेगा। अब बोला है पूर्ण संख्या, 4 से लगाएंगे नहीं, और 5 से लगाएंगे तो 900 आता है, और 900 का निकाल लीजिएगा तो निकलता है
इसका 30 आता है, तो आपका क्या होगा आंसर 900। ऑप्शन में 900 आया था, यही 900 करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 900 ही होगा, जो 12, 15 और 18 से विभाज्य होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है, यदि घन की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन की भुजा कितना दिया है 2√3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा दिए हुए हैं 2√3 सेंटीमीटर और आपको निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने, अब भुजा दिए हुए हैं 2√3 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। 6 गुने 2√3 गुने 2√3 स्क्वायर है, इसलिए हम 2 बार लिखें। 6 दूना 12, 12 दूना 24 गुने √3 इंटू √3, 24 गुने यहां हो जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। 24 तिहाई कितना हो गया 72। यानी हमको निकालना है क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एरिया है यानी एक प्रकार का, तो इसको हम बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे। अगर आपसे आयतन पूछा जाएगा, घन का आयतन पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। घन का विकर्ण पूछा जाएगा तो फॉर्मूला होगा √3 गुने भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा। तो इस तरीका से आगे बढ़ेंगे। अगले बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में 100 और 200 के बीच 12 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो 12 से विभाज्य कुल संख्याओं की बात की है, कहां से लेकर कहां तक 100 से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 12 के अगर टेबल पर हैं तो 12 8 96 और 12 9 108। 12 के टेबल में 12 दहाई 120 हो जाएगा। 12 गुने 11 कीजिए 132, 12 गुने 12 144, 12 गुने 13 कीजिए 156 होगा, 12 गुने 14 कीजिएगा आपका हो जाएगा 168, 12 गुने 15 180 और 12 गुने 16 कीजिएगा 120 और 60, यहां हो जाएगा 12 120 और 72, तो आपका हो जाएगा 192। 12 16 72 और 12 192। तो आपके पास नंबर मिल चुका है। लेकिन 100 और 200 के बीच बोला है, तो 100 और 200 के बीच, तो 100 यहीं से चलेगा, स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 और 8। 200 के नीचे है, इससे आगे पढ़ेंगे तो 200 से आगे निकल जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे तो 200 से 100 से कम हो जाएगा। तो आपका पूछा है यही निकल गया। तो 8 को ऐसी संख्या आ रही है जो 3 3 6 2 8, 8 को ऐसी संख्या है जो 100 और 200 के बीच है और 12 से विभाजित है। इस प्रश्न का आंसर 8 हो जाएगा। प्रश्न है, एक चुनाव में राम कुल मतों का 40% और रानू कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। यदि उनके मतों का अंतर 3500 है तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए, एक 100% वोटिंग हुआ, 100% मत पड़ा, उसमें से 40% किसको मिला, राम को मिला। रानू को कितना मिला, 60% रानू को मिला। काम कंप्लीट। 100% था, रानू को 40%, राम को 40%, रानू को 60%। यदि उनके मतों का अंतर, यही ना परसेंटेज है, तो इसका अंतर 20% होगा। 60 में से 40 गया 20, मतों का अंतर दिया हुआ है 3500।
तो यहां से अगर 1% बराबर निकालेंगे तो 3500/20 हो जाएगा। और अगर हम 100% का वैल्यू निकाल ले तो वही तो 100% टोटल वोट हो जाएगा, मत हो जाएगा। 3500/20 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 से कटेगा 175 बार में, तो 175 इंटू 100 यानी कि 175 यानी 17,500 कुल मतों की संख्या। कुल मत है 100%, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए तो कुल मतों की संख्या 175 यानी 17,500 कुल मत हो गया। इस प्रश्न का आंसर यही होगा। प्रश्न पूछा गया था, एक परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 20% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 1200 छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में कितने छात्र शामिल होते हैं? उत्तीर्ण का मतलब हुआ पास और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ? तो फेल। क्वेश्चन में दिया है क्या कि 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं। 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण यानी पास, 35% गणित में हो गए पास। और दोनों में क्या दिया है तो 20% छात्र दोनों में पास हो गए। तो 55 + 35 और -20 दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों में वाला है उसको घटा दीजिए। 5 5 10 और 5 3 8 1 9 माइनस इधर हो जाएगा 20। 90 में से 20 गया 70। ये किसका निकला? सब पास वाला था, तो 70% पास कर गया। तो बताइए 100% कोई भी चीज होता है, 70% पास कर गया तो फेल कितना किया? 30%। 70% पास कर गया तो 30% फेल कर गया, तो 30% का ही वैल्यू तो दिया है 1200 कि 1200 छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। 70% पास किया, यहाँ अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला, तो 30% ना फेल, तो 1% बराबर 1200/30। तो 100% कहा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी 100%, 1200/30 × 100। इससे इसको काटेंगे, 30 चौका 120, एगो 0 बैठेगा, 40 × 100 बराबर 4000। यानी टोटल विद्यार्थी कितना हुआ? कुल विद्यार्थी शामिल हुआ था परीक्षा में 4000। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 3, है ना, क्योंकि 5 यहाँ पे देखिएगा तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 5 क्या हो जाएगा? सीपी बराबर 8 एसपी। तो सीपी बाई एसपी यहां से निकालेंगे तो सीपी के सामने हो जाएगा 8 और एसपी के सामने हो जाएगा 5। तो सीपी यानी खरीदा 8 में अब बेच दिया 5 में। यहां से देखिए 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 5 सीपी अब बराबर 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 8 एसपी विक्रय मूल्य। सीपी बाई एसपी करिएगा तो सीपी हो जाएगा सामने में 8, एसपी के सामने हो जाएगा 5। खरीदा 8 में या बेच रहा है 5 में, तो हो गया ना लॉस, हानि। तो हानि कितना का हुआ? तो हानि बराबर लिखेंगे 3 रुपया का हुआ। 3 वस्तु का कहिएगा, सॉरी वस्तु है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? हानि गुना 100 बट्टे, तो क्रय मूल्य लेते हैं हम लोग जनरली, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 8 है, तो हानि होगा 3
मल्टीप्लाई 100 और यहाँ हो जाएगा 8। कटाइएगा इसको, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 25 तिहाई 75/2 यानी 37.5%, 37.5% का हो गया इसको हानि।